हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं बिहार सब इंस्पेक्टर प्री के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 1, जिसमें कि 100 क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक युग्म सुमेलित नहीं है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दीवान ए रियासत। क्योंकि दीवान ए रियासत विभाग था, इसका गठन किया था अलाउद्दीन खिलजी, ना कि बलबन। इसका गठन कौन किया था? अलाउद्दीन खिलजी। और यह जो विभाग था यह बाजार नियंत्रण विभाग से संबंधित था। अलाउद्दीन खिलजी ने ही राजस्व व्यवस्था के भ्रष्टाचार एवं लूट को समाप्त करने के लिए एक नए विभाग बनाया था, जिसे कहा जाता है दीवान ए मुक्त खराज, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है। ये बिल्कुल सही है, अलाउद्दीन ने ही इसे विभाग का स्थापना किया था। ऑप्शन नंबर बी है दीवान ए अमीर को ही मोहम्मद तुगलक। ये भी बिल्कुल सही है। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के उन्नति के लिए एक नया विभाग बनाया था, जिसका नाम है दीवान ए अमीर को ही। सी ऑप्शन है दीवान ए खैरात फिरोज तुगलक। ये भी बिल्कुल सही है, फिरोज तुगलक ने ही दीवान ए खैरात यानी दान विभाग की स्थापना की थी। और बलबन के बारे में अगर बात करें तो बलबन ने सैन्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए दीवान ए अर्ज विभाग की स्थापना की थी। क्या किया था? दीवान ए अर्ज। आगे देखेंगे सेकंड नंबर, विश्व के किस समुद्री क्षेत्र में लंबी चालीसा पवनें प्रवाहित होती है? तो इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन, हिंद महासागर में। लंबी चालीसा या गरजती चालीसा के नाम से इसे जानते हैं। गरजती चालीसा हिंद महासागर में प्रवाहित होती है और यह तूफानी चालीसा पछुआ हवाएं होती है, जो 40 से 50 डिग्री अक्षांश पर दक्षिणी गोलार्ध में ये चलती है। और यह मुख्य रूप से कहाँ चलती है? दक्षिण हिंद महासागर के क्षेत्र में यह हवा प्रवाहित होती है और इसके प्रचंडता रूप के कारण ही इसे गरजती चालीसा या लंबी चालीसा कहा जाता है। आगे देखेंगे थर्ड नंबर क्वेश्चन, कौन गैसीय चक्र नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा डी नंबर, हाइड्रोजन गैसीय चक्र नहीं है। गैसीय चक्र में पदार्थ का मुख्य भंडारण वायुमंडल एवं महासागर में होते हैं। आगे देखेंगे फोर्थ नंबर, हाल ही में किस देश ने कोरोना की स्पुतनिक वी वैक्सीन के इस्तेमाल के लिए मंजूरी दे दी है? तो इसका सही आंसर होगा बी नंबर, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कोरोना की स्पुतनिक वी वैक्सीन के इस्तेमाल के लिए मंजूरी दे दी है। और रूस की एक कंपनी है जिसका नाम है सिस्टेमा, यही कंपनी इसका उत्पादन शुरू कर दी है। सरकार की यह योजना है कि अक्टूबर के मंथ तक के वैक्सीन को पूरे रूस में बड़े पैमाने पर लॉन्च कर दिया जाए। आगे देखते हैं 5 नंबर, इसमें मिलान कराना है। सूची 1 में भारतीय वन प्राणी और सूची 2 में है इसका वैज्ञानिक नाम। ए नंबर है एशियाई जंगली गधा। तो एशियाई जंगली गधा का वैज्ञानिक नाम है इक्कस हेमियोनस। दूसरा है बारहसिन्हा का नाम है, इसका सही मिलान है रूस वर्ष दुआउसेली। तीसरा है चिंकारा का होगा डी नंबर और नीलगाय का होगा ए नंबर। इस तरह से इसका सही मिलान। आगे देखेंगे 6 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी शक्तियां लोकसभा को राज्यसभा की तुलना में अन्य रूप से प्राप्त होता है? तो फर्स्ट नंबर है धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, जो कि बिल्कुल सही है। दूसरा नंबर धन विधेयक के निरस्तीकरण अथवा संशोधन के संबंध में, ये भी सही है। तीसरा नंबर है मंत्रिपरिषद के उत्तरदायी के संबंध में, यही सही है। चौथा नंबर है अखिल भारतीय सेवाओं को सृजन के संबंध में। इसका 1, 2, 3 सही ऑप्शन है, यानी कि 1, 2, 3 सही है। इसका सही आंसर होगा बी नंबर। इसका डी नंबर जो है वो गलत है और यह है अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन जो है अनुच्छेद 312 के संबंध में राज्यसभा को अनंत शक्तियाँ प्राप्त है। यह शक्तियाँ किसको प्राप्त है? राज्यसभा को, ना कि लोकसभा को। और इसमें पूछ रहा है लोकसभा को, तो ये तीनों शक्तियाँ लोकसभा को मिलता है और अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन राज्यसभा को मिलता है। लोकसभा के अध्यक्ष ही यह प्रमाणित करते हैं कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, और धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। आगे देखेंगे 7 नंबर, वर्ष 1945 की प्रमुख घटनाएं निम्नलिखित थी। इनमें से कौन कौन सी घटनाएं जो 1945 के है? तो फर्स्ट है बेबेल योजना। तो बेबेल योजना
1945 की है, 14 जून 1945, बिल्कुल सही है। दूसरा है शिमला सम्मेलन, शिमला सम्मेलन भी 1945 में ही हुआ था। तीसरा है नौसेना विद्रोह, ये भी 1945 में ही हुआ था। और चौथा है आज़ाद हिंद फौज मुकदमा, यह भी 1945 में ही हुआ था। इसका सी ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन जो है नौसेना विद्रोह, नौसेना विद्रोह 1946 में हुआ था। ध्यान रखिए यह 1946 में हुआ था। बाकी के तीनों ऑप्शन 1, 2 एंड 4 ये तीनों हुआ था 1945 में। तो इस तरह से इसका सही आंसर होगा सी नंबर 1, 2 एंड 4। नौसेना विद्रोह 1946 में हुआ था। चलिए आगे देखते हैं 8 नंबर। यदि ह्रासमान दर पर सीमांत प्रतिफल बढ़ जाता है तो कुल प्रतिफल भी बढ़ जाता है। आगे देखेंगे 9 नंबर। भारत की किस नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है? तो दामोदर नदी है जिसको जैविक मरुस्थल कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है? तो दामोदर नदी को अत्यधिक प्रदूषण एवं जीव जंतु कम होने के कारण इसे मरुस्थल, जैविक मरुस्थल की दर्जा दिया गया है। दामोदर नदी जो है यह इसका उद्गम स्थल झारखंड के पलामू स्थित छोटा नागपुर के पठारी से है। और यह छोटा नागपुर के पठार में स्थित भ्रश घाटी से होकर प्रवाहित होती है और पश्चिम बंगाल में यह हुगली नदी से, जो कि गंगा की ही शाखा एक है हुगली नदी, उससे जाकर मिल जाती है। और पश्चिम बंगाल में यह भयानक बाढ़ लाती है जिसके कारण पश्चिम बंगाल का शोक माना जाता है दामोदर नदी को ही। इतना तथ्य इससे याद रखिएगा। आगे देखेंगे 10 नंबर। भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर किस दशक में दर्ज की गई है? इसका सही आंसर होगा बी नंबर 1911 से 21। भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर 1911 से 21 के दशक में ही दर्ज की गई थी। और इस दौरान जो हुआ था 0.31% की गिरावट हुई थी जनसंख्या वृद्धि में। इसलिए इसका सही आंसर होगा बी नंबर। जो 1921 है, 1921 को जनसंख्या महाविभाजक वर्ष कहा जाता है। ध्यान रखिएगा 1921 को जनसंख्या महाविभाजक वर्ष कहा जाता है। और 1951 को जनसंख्या का लघु विभाजक वर्ष कहा जाता है। आगे देखेंगे 11 नंबर। विश्व अंगदान दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा 13 अगस्त, डी नंबर। 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है। और इसका उद्देश्य क्या है? विश्व अंगदान दिवस मनाने का इसका उद्देश्य है अंगदान के बारे में जागरूकता फैलाना। आगे देखेंगे 12 नंबर। विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ए नंबर, इथनोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी है इथनोग्राफी। इथनोग्राफी में क्या होता है? तो इथनोग्राफी में किसी विशिष्ट संस्कृति का अध्ययन किया जाता है। सी ऑप्शन है इथोलॉजी। इथोलॉजी में मानव सहित सभी जंतुओं के व्यवहार के बारे में अध्ययन किया जाता है। डी ऑप्शन है इथिक्स। इथिक्स में नैतिक आचार तथा कर्तव्य का मनोवैज्ञानिक के बारे में अध्ययन किया जाता है। 13 नंबर देखेंगे। मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को किसने अस्वीकार किया है? तो इसका सही आंसर होगा डी नंबर, हर्बर्ट साइमन। 14 नंबर। 1802 की बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुए थे? तो इसमें हस्ताक्षर हुए थे अंग्रेज और पेशवा बाजीराव द्वितीय। तो इसका सही आंसर होगा बी नंबर, अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय। 15 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ए ऑप्शन है गढ़जात पहाड़ियाँ। गढ़जात पहाड़ियाँ उड़ीसा राज्य में स्थित है, बिल्कुल सही है। और गोंड जनजाति के लोग यहाँ निवास करते हैं। बी ऑप्शन है मांडव पहाड़ियाँ। मांडव पहाड़ियाँ है जो कि इसका सही आंसर होगा, यह महाराष्ट्र में नहीं है, यह गुजरात में स्थित है, इसलिए इसका सही आंसर होगा बी नंबर। ऑप्शन नंबर सी देखेंगे। नल्ला मलाई पहाड़ियाँ ये आंध्र प्रदेश में स्थित है और इसे ब्लैक पहाड़ियाँ के नाम से भी जाना जाता है, ये भी सही है। डी नंबर शेबराय पहाड़ियाँ ये तमिलनाडु में स्थित है, बिल्कुल सही है। आगे देखेंगे 16 नंबर जो कि एक मैथ है। एक आयताकार पार्क की लंबाई इसकी चौड़ाई से 20 सेंटीमीटर अधिक है। यदि 53 रुपये प्रति मीटर की दर से पार्क की चार दीवारी करने का खर्च 21,200 है तो पार्क का क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसका चारों दीवारी का खर्च है
21,200 और पर मीटर कितना है 53, यानी कि इसका परिमाप निकल जाएगा डिवाइड करेंगे तो। इसको डिवाइड करने के बाद आएगा 400 मीटर जो इसका परिमाप होगा। अब आयत के परिमाप बराबर होता है, परिमाप तो 400 हो गया, 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू और इसके क्या है लंबाई इसके चौड़ाई से 20 सेंटीमीटर अधिक है, यानी कि इसकी लंबाई चौड़ाई से बेस से 20 सेंटीमीटर अधिक है, तो एल प्लस बी इसकी लंबाई हो, बी प्लस 20 इसकी लंबाई हो जाएगा और प्लस बी। इसको सॉल्व करेंगे तो b इक्वल टू हो जाएगा 90 मीटर। b अगर 90 हो जाएगा तो इसकी लंबाई 110 हो जाएगा। इस तरह से इसका क्षेत्रफल होता है आयत का l इंटू बी, यानी कि 110 l इंटू बी यानी 110 इंटू 90, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 9900। इसका सही आंसर होगा डी नंबर। आगे देखेंगे 17 नंबर। संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल की कृतियों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है। तो यह होगा अनुच्छेद 160 में, 160 के तहत ही राष्ट्रपति असाधारण परिस्थितियों में कृतियों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है। बी ऑप्शन है अनुच्छेद 164। तो अनुच्छेद 164 के ए के अंतर्गत राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है तथा मुख्यमंत्री की सलाह से ही अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति करता है राज्यपाल। ऑप्शन नंबर सी है अनुच्छेद 165। तो अनुच्छेद 165 के अंतर्गत महाधिवक्ता का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन नंबर डी है 310। अनुच्छेद 310 में संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावधि की चर्चा की गई है। और जो अनुच्छेद 165 में महाधिवक्ता है, तो महाधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है जिसका नियुक्ति राज्यपाल द्वारा किया जाता है। महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल। आगे देखेंगे 18 नंबर। सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग में प्रकाश संश्लेषण किया जाता है, तो किसके द्वारा किया जाता है? तो कुछ बैक्टीरिया के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, बैक्टीरिया द्वारा। 19 नंबर। फ्यूज का सिद्धांत है, तो फ्यूज का सिद्धांत होता है वो विद्युत का उष्मीय प्रभाव है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। फ्यूज का उष्मीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है, विद्युत का उष्मीय प्रभाव के सिद्धांत पर यह कार्य करता है। और फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार का गलनांक निम्न एवं इसका प्रतिरोध उच्च होता है, क्योंकि अगर वोल्टेज बढ़ जाए तो फ्यूज का तार तुरंत गल जाए और विद्युत उपकरण को क्षति नहीं पहुंचे, इसलिए फ्यूज लगाया जाता है। आगे देखेंगे 20 नंबर। वाणिज्यिक बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखे गए सर्वाधिक न्यूनतम से अधिक रिजर्व कहलाते हैं, तो यह कहलाते हैं बेसी रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस देश ने उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली एरो 2 का सफल परीक्षण किया है? तो यह परीक्षण किया है इजराइल ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा आंसर, इजराइल। आगे देखेंगे 22 नंबर। मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्न में से किसके शासनकाल में हुआ? किसके शासनकाल में हुआ था? मालवा क्षेत्र पर शिशुनाग के शासनकाल में। यह मिलता है जानकारी कहाँ से? पुराणों से। पुराणों के अनुसार मगध नरेश जो शिशुनाग थे, उन्होंने मालवा को जीतकर मगध साम्राज्य में मिला लिया था। ऑप्शन नंबर ए देखेंगे बिंबिसार। तो हर्यक वंश भारत का पहला ऐतिहासिक वंश था, हम सबको पता है। पहला वंश है मगध का हर्यक वंश, और बिंबिसार भारत का पहला ऐतिहासिक शासक थे। पहला वंश पूछे तो हर्यक, और पहला भारत का पहला शासक वो थे बिंबिसार। बी नंबर है अजातशत्रु। तो बिंबिसार के शासनकाल में ही उनके पुत्र अजातशत्रु ने उनकी हत्या कर दिया था और खुद को वहाँ का शासक बना लिया था। इसी कारण इतिहास में अजातशत्रु को पितृहंता कहकर पुकारा जाता है। डी ऑप्शन है उदयन। सी ऑप्शन है उदयन। उदयन ने ही पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किया था। और अजातशत्रु के बारे में एक चीज़ और याद रखना है कि इन्हीं के काल में राजगीर में प्रथम बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया गया था, और इस सम्मेलन का अध्यक्षता किए थे महाकश्यप। अध्यक्षता कौन थे पहला बौद्ध सम्मेलन का? तो महाकश्यप के द्वारा अध्यक्षता किया गया था। यह अजातशत्रु के समय में हुआ था और राजगीर में हुआ था। आगे देखेंगे 23 नंबर। निम्नलिखित ऐतिहासिक व्यक्तियों के नाम
काल क्रमानुसार संयोजित कर नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो फर्स्ट है नागभट्ट। इनका काल है, नागभट्ट का काल है 800 से 800 ईस्वी, 800 से 833 ईस्वी। दूसरा है महीपाल का समय काल है 912 से 944 ईस्वी। तीसरा है महेंद्रपाल का 885 से 910 ईस्वी। और डी नंबर वत्सराज, इनका समय काल है 775 से 800 ईस्वी। तो सबसे पहले हो जाएगा वत्सराज यानी कि डी नंबर, उसके बाद ए नंबर, सी और तीसरा और दूसरा। इस तरह से इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे देखेंगे 24 नंबर। इसमें भी सूची 1 सूची 2 को मिलान कराना है। सूची 1 में है जलाशय, सूची 2 में है राज्य। पहला है भद्रा, यह कर्नाटक में है, बिल्कुल सही है। भद्रा जलाशय कर्नाटक में है। बी है भवानी सागर, ये मध्य प्रदेश में है। भवानी सागर मध्य प्रदेश में नहीं, यह तमिलनाडु में है, यानी कि बी के 4 होगा। गांधी सागर मध्य प्रदेश में है और राणा प्रताप सागर है जो राजस्थान में है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखेंगे 25 नंबर। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है। तो जो महाभियोग की प्रक्रिया है वो अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। संविधान के अनुच्छेद 61 में महाभियोग के बारे में चर्चा किया गया है, जिसमें कहा गया है कि यदि राष्ट्रपति संविधान के अनुरूप कार्य नहीं करते हैं तो उन पे महाभियोग लगाकर उन्हें पद से हटाया जा सकता है। लेकिन अब तक एक भी बार राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से नहीं हटाया गया है। और जो महाभियोग की प्रक्रिया है वो संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। लोकसभा में भी ला सकते हैं और राज्यसभा में भी ला सकते हैं। लेकिन जिस भी सदन में लाया जाएगा उसके 1/4 सदस्य का हस्ताक्षर होना जरूरी है और राष्ट्रपति को इसकी लिखित सूचना 14 दिन पहले देना भी आवश्यक है। ये दोनों कंडीशन फुलफिल होने के बाद ही लाया जा सकता है। आगे देखेंगे 26 नंबर। सांप के जहरीले विषदंत होते हैं जो रूपांतरित रूप से जन्भिका दंत का होते हैं, डी नंबर। आगे देखेंगे 27 नंबर। नीला थोथा क्या है? तो नीला थोथा होता है वो कॉपर सल्फेट होता है और इसका रासायनिक नाम है CuSO4 × 5H2O। इसको नीला थोथा के नाम से जाना जाता है। एक और एग्जाम में पूछा जाता है हरा कशिश जो होता है इसका रासायनिक नाम होता है फेरस सल्फेट और इसका सूत्र होता है FeSO4 × 7H2O। इसको हरा कशिश कहते हैं। और सफ़ेद कशिश होता है वो होता है ZnSO4 × 7H2O। इसे जिंक सल्फेट के नाम से जाना जाता है। आगे देखेंगे 28 नंबर। 2 जुलाई 2020 को कहाँ पर देश के पहले प्लाज्मा बैंक की शुरुआत हुई? तो यह हुई थी नई दिल्ली में। 2 जुलाई 2020 को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नई दिल्ली में एक पहले प्लाज्मा बैंक की शुरुआत की थी और इस बैंक को शुरुआत करने का मुख्य उद्देश्य था कोविड-19 के मरीजों के लिए प्लाज्मा का दान देना। उन्होंने कहा था कि कोविड-19 के मरीज ठीक होने के 14 दिन बाद प्लाज्मा दान कर सकते हैं ताकि कोविड-19 से मरने वाले लोगों की संख्या में कमी आ जाए। आगे देखेंगे 29 नंबर। 28 जुलाई 2020 को भारतीय ओलंपिक संघ ने सत्र 2020-21 के लिए किसकी अध्यक्षता में 11 सदस्यीय भारतीय राष्ट्रमंडल खेल संघ का गठन किया? इसका सही आंसर होगा ए नंबर नरेंद्र बत्रा। आगे देखेंगे 30 नंबर। आल्प्स पर्वत श्रेणी निम्न में से किस देश का हिस्सा नहीं है? तो आल्प्स पर्वत श्रेणी है वो इंग्लैंड का हिस्सा नहीं है और इसका विस्तार कहाँ है? तो इसका विस्तार फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड में इसका विस्तार है। इसका सर्वोच्च बिंदु जो है वो माउंट ब्लैक है। क्या इसका माउंट ब्लैक इसका सर्वोच्च बिंदु है जिसकी ऊंचाई 4810 मीटर है और आल्प्स पर्वत है यह नवीन मुड़दार पर्वत का एक उदाहरण है। आगे देखेंगे 31 नंबर।
संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा बी नंबर, सरदार पटेल। सरदार पटेल संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों के सलाहकार समिति के अध्यक्ष चुने गए थे। ए ऑप्शन जो है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे। ये कौन थे? संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे। सी ऑप्शन है, बी एन राव। बी एन राव जो थे वो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। डी ऑप्शन, अम्बेडकर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। आगे देखेंगे 32 नंबर। पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है? तो इसका सही आंसर होगा बी नंबर, एरन अभिलेख से। ऑप्शन नंबर ए है, भीतरी स्तंभ लेख। तो भारत में सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हुन आक्रमण की जानकारी हमें भीतरी स्तंभ लेख से मिलती है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है। सी ऑप्शन है, नासिक अभिलेख। नासिक अभिलेख से गौतमी बलश्री शासक के बारे में हमें जानकारी मिलती है। और डी नंबर है, प्रयाग स्तंभ लेख। तो प्रयाग स्तंभ लेख से के शासक समुद्रगुप्त की जानकारी मिलती है। प्रयाग स्तंभ लेख से क्या मिलती है? समुद्रगुप्त के बारे में हमें जानकारी मिलती है। इस तरह से ये चारों अभिलेख काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे देखेंगे 33 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा डी नंबर, प्रोजेक्ट एलिफेंट। प्रोजेक्ट एलिफेंट है वो 1973 में नहीं बल्कि 1992 में लाया गया था, प्रोजेक्ट एलिफेंट। बाकी के तीनों ऑप्शन, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है। टाइगर प्रोजेक्ट था वो 1973, जो ऑप्शन दिया हुआ है 1973 में क्या लाया गया था? टाइगर प्रोजेक्ट लाया गया था। अब पर्यावरण वन अधिनियम 1986 में लाया गया था। आगे देखेंगे 34 नंबर। 6 अगस्त 2020 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे जम्मू कश्मीर का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया? इसका सही आंसर होगा बी नंबर, मनोज सिन्हा। और मनोज सिन्हा जो हैं वो भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं। इन्हीं को जम्मू कश्मीर का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया और यह जम्मू कश्मीर के दूसरे उपराज्यपाल होंगे। आगे देखेंगे 35 नंबर। 35 नंबर, विश्व पशु कल्याण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 4 अक्टूबर को। और अक्टूबर का कुछ प्रमुख तिथि हैं जो हम लोगों को जानना जरूरी है, जैसे कि 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। 5 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर ए है, 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 6 अक्टूबर को विश्व वन प्राणी दिवस। 6 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? विश्व वन प्राणी दिवस मनाया जाता है। 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। और 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस और 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। आगे देखेंगे 36 नंबर। देओल किस पशु का नस्ल है? तो देओल जो है वो गाय का प्रमुख नस्ल है। और गाय का कुछ नस्ल है जैसे कि साहिवाल, सिंधी, जर्सी, गिर, ये सब गाय का प्रमुख नस्ल है। बी ऑप्शन है, भैंस का कुछ प्रमुख नस्ल है जो याद रखना चाहिए हम लोगों को, जैसे कि मुर्रा, भदावरी, नागपुरी, सुरती, तराई, ये सब भैंस की प्रमुख नस्ल है। सी ऑप्शन है, भेड़ की प्रमुख नस्ल है मेरिनो, चोकला, ये सब भेड़ की नस्ल है। डी ऑप्शन है, बकरी में है जमुनापरी, मालाबारी, मकराना, गद्दी, ये सब बकरी की प्रमुख नस्ल है। आगे देखेंगे 37 नंबर। मुद्रा के अवमूल्यन का तात्पर्य है? तो मुद्रा का अवमूल्यन का क्या तात्पर्य है? घरेलू मुद्रा के बाह्य में कमी करना। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर। तो अवमूल्यन होता क्या है? तो घरेलू मुद्रा के बाह्य कहने का मतलब है विदेशी मुद्रा। घरेलू मुद्रा के बाह्य में कमी करने से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में घरेलू मुद्रा कमजोर पड़ जाती है, यानी घरेलू मुद्रा सस्ती हो जाती है, जिससे मुद्रा का अवमूल्यन कहा जाता है। तो बाह्य का मतलब यहाँ क्या होगा? विदेशी मुद्रा। आगे देखेंगे 38 नंबर। नाभिकीय रिएक्टर में किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो नाभिकीय रिएक्टर में
ग्रेफाइट, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। मंदक रूप में ग्रेफाइट एवं भारी जल का प्रयोग किया जाता है और मंदक रिएक्टर में न्यूट्रॉन की गति को धीमा कर देता है इसका यूज करने से। इसका ऑप्शन नंबर ए और बी है कैडमियम और बोरोन। तो कैडमियम और बोरोन जो होता है नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन की गति को नियंत्रण करने के लिए नियंत्रक के रूप में कैडमियम और बोरोन का छड़ इसको यूज किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन की गति को नियंत्रण करने के लिए कैडमियम और बोरोन के छड़ का उपयोग किया जाता है। आगे देखेंगे 39 नंबर। 1857 के संघर्ष में भाग लेने सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी। तो इसमें सब सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी अवध से, ऑप्शन नंबर बी। 1857 के संघर्ष अवध से जो नेतृत्व करता थे वो थे बेगम हजरत महल। अवध से कौन थे? बेगम हजरत महल। और यह 1857 का जो क्रांति था वो प्रारंभ हुआ था 10 मई 1857 से। यह मेरठ से प्रारंभ हुआ था और इसका इस संग्राम का प्रतीक था वो था कमल और रोटी। आगे देखेंगे 40 नंबर। ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम दी थी। तो ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम दिया गया था एस चंद्रशेखर के द्वारा। भारतीय अमेरिकी खगोलविद सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को ब्लैक होल के सिद्धांत का प्रतिपादन के लिए इन्हें जाना जाता है और इसमें योगदान के कारण इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था भौतिक में। वो मिला था 1983 में। इन्हें फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और ब्लैक होल होता क्या है? तो ब्लैक होल एक ऐसी खगोलीय क्षेत्र है जिसका गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र इतना शक्तिशाली होता है कि वह प्रकाश सहित कुछ भी अपनी ओर खींच सकती है। इस घटना को ब्लैक होल कहा जाता है। आगे देखेंगे 41 नंबर। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस प्रत्येक साल 12 अगस्त को मनाया जाता है और इस साल 2020 में जो मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, इसका थीम है वैश्विक कार्य के लिए युवाओं की भागीदारी। इसका थीम क्या है? वैश्विक कार्य के लिए युवाओं की भागीदारी। आगे देखेंगे 42 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? इसमें जो सही सुमेलित है इसे बताना है। तो ए नंबर है बोथनिया की खाड़ी। बोथनिया की खाड़ी यह स्वीडन और फिनलैंड के मध्य स्थित है। यह फ्रांस में नहीं है, यह स्वीडन और फिनलैंड के मध्य में स्थित है। बी ऑप्शन है बैफिन की खाड़ी। बैफिन की खाड़ी है जो कनाडा और ग्रीनलैंड के मध्य में अवस्थित है। सी ऑप्शन है कारपेंटरिया की खाड़ी। यह खाड़ी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। डी ऑप्शन है टोनकिन की खाड़ी। यह वियतनाम और चीन के मध्य अवस्थित है। इसलिए सही सुमेलित इसका होगा डी नंबर। टोनकिन की खाड़ी यह वियतनाम और चीन के मध्य में स्थित है। आगे देखेंगे 43 नंबर। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है? तो इसका सही आंसर होगा डी नंबर भारत का महान्यायवादी। संविधान के अनुच्छेद 76 के 2 के अनुसार महान्यायवादी भारत सरकार को कानूनी विषय पर परामर्श देता है। यह भारत सरकार के प्रथम विधि अधिकारी भी होता है। कौन होता है? महान्यायवादी भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। जो महान्यायवादी होते हैं वो संसद के दोनों सदनों में से किसी में भी कार्यवाही या बैठक में भाग ले सकता है, बोल सकता है, लेकिन उन्हें मत देने का अधिकार नहीं है। और महान्यायवादी होते हैं उनको हटाने एवं उनके वेतन भत्ता की चर्चा भी संविधान में कहीं नहीं मिलती है। इसके वेतन भत्ता निर्धारित किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। इसलिए कहा जाता है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है वो होता है महान्यायवादी, क्योंकि राष्ट्रपति के अनुसार ही इनको वेतन भत्ता भी दिया जाता है। संविधान में कहीं इस पद का चर्चा नहीं की गई है। आगे देखेंगे 44 नंबर। अरुणाचल प्रदेश की सीमा इनमें से किस देश के साथ नहीं लगती है? तो अरुणाचल प्रदेश की सीमा नेपाल के साथ नहीं लगती है, बाकी के अन्य तीनों देशों के साथ लगती है। नेपाल के साथ लगने वाले भारतीय राज्य की सीमा हैं जैसे कि उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। ये पांचों राज्य के साथ लगती है। बी ऑप्शन है भूटान। भूटान के साथ लगने वाली सीमा है सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। सी ऑप्शन है चीन। चीन के साथ लगने वाली है हिमाचल प्रदेश,
उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। डी ऑप्शन है म्यांमार। म्यांमार से लगती है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। आगे देखेंगे 45 नंबर। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मीन्स जो गलत है इसको चुनना है। इसका सही आंसर होगा डी नंबर, तारपोर समिति। तारपोर समिति है, तारपोर समिति में रुपए की पूंजी खाते में परिवर्तनीयता के बारे में व्याख्या किया गया है, ना कि बैंकों में ग्राहक सेवा के बारे में। तो इसका सही ऑप्शन होगा डी नंबर। ए ऑप्शन है गोस्वामी समिति, औद्योगिक रुग्णता की समस्या, बिल्कुल सही है। दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है। और इससे संबंधित कुछ समिति है जो हम देख लेंगे, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि मीरा सेठ समिति। तो मीरा सेठ समिति है वो हथकरघा समिति से संबंधित है। राजा चेलैया समिति यह कर सुधार से संबंधित है। और इसका है बैंकों में ग्राहक सेवा में सुधार के लिए है, इससे संबंधित है गोईपोरिया, जैसे कि गोईपोरिया समिति, यह बैंकों में बैंकिंग सेवा सुधार से संबंधित समिति है। आगे देखेंगे 46 नंबर। मुगल सम्राट जिसने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था। तो तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था जहांगीर ने 1617 ईस्वी में तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था। और जहांगीर का बचपन का नाम था सलीम, और इन्होंने 1605 ईस्वी में अपना राज्याभिषेक करवाया था। जहांगीर के शासनकाल को ही चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। इसके शासनकाल को क्या कहा जाता है? चित्रकला का स्वर्ण काल। और इन्हीं के समय में 1608 ईस्वी में, इनसे रिलेटेड है, 1608 ईस्वी में राजा जेम्स प्रथम का राजदूत कैप्टन हॉकिंस भारत आया था, और इनका मुख्य उद्देश्य था व्यापारिक छूट पाना। वो जहांगीर के दरबार में आए थे, व्यापारिक छूट पाने के उद्देश्य से इनके पास आए थे। और जहांगीर की मृत्यु हो गई थी 1627 ईस्वी में लाहौर में जहांगीर की मृत्यु हो गई थी। और जहांगीर को लाहौर के शाहदरा में दफना दिया गया था। इन्होंने फारसी भाषा में, जहांगीर जो थे वो फारसी भाषा में तुजुक ए जहांगीरी नामक अपना आत्मकथा की रचना की थी। क्या था? तुजुक ए जहांगीरी, इनका आत्मकथा था। आगे देखेंगे 47 नंबर, जो कि करंट अफेयर से है। 9 मई 2020 को संपन्न तीसरी इंटरनेशनल ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप में किसने 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में पहला स्थान हासिल किया था? इसका सही आंसर होगा बी नंबर, रुद्राक्ष पाटिल। ये हैं कहाँ के? यह महाराष्ट्र के हैं। रुद्राक्ष पाटिल कहाँ के? महाराष्ट्र के। आगे देखेंगे 48 नंबर। ताप के निम्नलिखित में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है? तो ऋणात्मक मान नहीं होता है वो है केल्विन में। सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और र्यूमर पैमाने पर ऋणात्मक मान होता है, जबकि केल्विन पैमाने पर ऋणात्मक मान नहीं होता है। 49 नंबर। इनमें से किस गुप्त शासक ने हुनों को पराजित किया था? तो हुनों को पराजित करने वाला गुप्त शासक था वो था स्कंदगुप्त। उन्होंने बुरी तरह से हुनों को पराजित किया था। और स्कंदगुप्त के बारे में कुछ जरूरी चीज़ें हैं जो याद रखना चाहिए हम लोगों को, जैसे कि स्कंदगुप्त ने ही सिंचाई व्यवस्था के लिए गुजरात के सौराष्ट्र जिले में सुदर्शन झील का पुनः निर्माण कराया था। ए ऑप्शन है समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त का भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त के बारे में हमें जानकारी प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से हम लोगों को इन समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। और प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है, इसके रचयिता हैं वो है हरिसेन। बी ऑप्शन है चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में जानकारी हमें मेहरौली के लौह स्तंभ से मिलता है, और यह वर्तमान में दिल्ली में स्थित है। इस लौह स्तंभ लेख में चंद्रगुप्त द्वितीय के लिए चंद्र शब्द का उपयोग किया गया है। सी ऑप्शन है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही शकों को पराजित करने के बाद चांदी का सिक्का रुपयक चलाया था। सी ऑप्शन है कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त के शासनकाल में हुआ था। आगे देखेंगे 50 नंबर। जारवा जनजाति पाई जाती है। तो जारवा जनजाति है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। तो इसका सही आंसर होगा डी नंबर, निकोबार द्वीप।
यह जनजाति दक्षिण एवं मध्य अंडमान द्वीपों के पश्चिमी तटों पर पाई जाती है। आगे देखेंगे 51 नंबर, मुगल प्रशासन में मुहतसिब था। तो मुहतसिब क्या था? लोक आचरण अधिकारी। और मुगल काल में मीर बख्श जो था वो सैन्य विभाग का प्रधान था। वह सरखत नामक प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करके सैनिकों को मासिक वेतन भी निर्धारित करता था। आगे देखेंगे 52 नंबर, भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन है। सबसे ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन है वो है पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। भारत का सबसे लंबा रेलवे मार्ग अगर पूछे तो वो है डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। सबसे लंबा रेलवे मार्ग डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। और भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन अगर पूछे तो वो है विवेक एक्सप्रेस है। और सबसे तेज चलने वाली ट्रेन पूछे तो वो है वंदे भारत एक्सप्रेस, जो वाराणसी से दिल्ली के बीच में चलती है। आगे देखेंगे 53 नंबर, भारत में तंबाकू उत्पादन में प्रथम स्थान कौन राज्य का है? तो तंबाकू उत्पादन में आंध्र प्रदेश प्रथम स्थान पे है। तंबाकू एक उत्तेजक पदार्थ है। क्या है? यह उत्तेजक पदार्थ है। इसमें निकोटीन पाया जाता है। चीन विश्व में सबसे अधिक तंबाकू उत्पादन करता है। और तंबाकू की खेती का प्रारंभ हुआ था जहांगीर के समय से ही। जहांगीर ने तंबाकू पर रोक भी लगाई थी। और भारत में तंबाकू का मुख्यालय कहाँ है? वो है आंध्र प्रदेश का ही जगह है गंटूर। यह तंबाकू का मुख्यालय है गंटूर में। आगे देखेंगे 54 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या होती है। तो न्यायाधीशों की संख्या होती है 15। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, इसका स्थापना हुआ था 1945 ईस्वी में दहेग में इसकी स्थापना हुआ था। लेकिन यह कार्य करना शुरू किया 1946 ईस्वी से। दहेग में जज की नियुक्ति 9 वर्षों के लिए होता है और हर 3 वर्ष पर 5 न्यायाधीश अवकाश प्राप्त होते हैं। और कोई भी 2 न्यायाधीश एक देश का नहीं हो सकते हैं, मतलब एक देश का एक ही न्यायाधीश हो सकते हैं। भारत का मात्र 2 लोग अभी वहाँ न्यायाधीश के रूप में रह चुके हैं। एक का नाम है नागेंद्र सिंह और दूसरे का RS पाठक। आगे देखेंगे 55 नंबर, 5 अगस्त 2020 को मेम्फिस में संपन्न विश्व गोल्फ चैंपियनशिप 2020 की पेशेवर गोल्फ प्रतियोगिता फेडएक्स सेंट ज्यूड आमंत्रण गोल्फ टूर्नामेंट 2020 का खिताब किसने जीता? तो यह खिताब जीता था जस्टिन थॉमस ने। आगे देखेंगे 56 नंबर, जल चौगन यानी पोलो की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो पोलो की टीम में टोटल 7 खिलाड़ी होते हैं। जल चौगान की टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं। यहाँ पोलो नहीं होगा, यहाँ वाटर पोलो होगा। पोलो अलग होता है और वाटर पोलो अलग होता है। वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी होते हैं। अगर पोलो पूछे तो पोलो में खिलाड़ियों की संख्या 4 होती है, प्रत्येक एक साइड में 4 होते हैं। और सबसे अधिक एक टीम में रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या होती है। रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या सबसे अधिक होती है, वो होता है 15। ऑप्शन नंबर ए है 6। वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी की संख्या प्रत्येक पक्ष में होती है और 8 होता है जिम्नास्टिक में, 5 होता है बास्केटबॉल में 5। आगे देखेंगे 57 नंबर, भारत में वन नीति 1952 ईस्वी की संशोधन कब किया गया था? तो इसका संशोधन किया गया था 1988 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा 1988। भारत के राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार देश में 1/3 भागों पर यानी कि 33% भागों पर वनों का विस्तार होना आवश्यक है। 1952 में जो राष्ट्रीय वन नीति का संशोधन हुआ था उसका लक्ष्य मुख्य रूप से उसका 3 लक्ष्य था। पहला था समस्त भौगोलिक क्षेत्र का 33% वन होना चाहिए। दूसरा था सामाजिक वानिकी कार्यक्रम को बढ़ावा देते हुए वृक्षारोपण को प्रोत्साहन करना। और तीसरा था पारिस्थितिकी संतुलन को कायम बनाए रखना। 1976 में राष्ट्रीय कृषि आयोग द्वारा सर्वप्रथम सुझाव दिया गया था कि सार्वजनिक व निजी भूमि पर वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ही सर्वप्रथम 1976 में राष्ट्रीय कृषि आयोग का सुझाव दिया गया था। आगे देखेंगे 58 नंबर, NEFA है
तो NEFA का फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। NEFA जो है, NEFA ब्रिटिश शासनकाल और स्वतंत्र भारत में 1972 तक के एक प्रशासनिक विभाग था और 1972 ईस्वी में ही NEFA को अरुणाचल प्रदेश नामक केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया और 1987 ईस्वी में इसे राज्य का दर्जा दिया गया अरुणाचल प्रदेश को। आगे देखेंगे 59 नंबर, उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की गई है। तो यह की गई थी प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के द्वारा। और कब किया गया था? 24 जुलाई 1991 को। उस टाइम के प्रधानमंत्री जो थे नरसिम्हा राव ने नई आर्थिक नीति लेकर आई थी और इनके द्वारा ही आर्थिक सुधारों में उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण और बाजारीकरण की नीति अपनाई गई थी। और प्रधानमंत्री के बारे में कुछ तथ्य याद रखें, जैसे कि चौधरी चरण सिंह एकमात्र प्रधानमंत्री थे जिन्होंने कभी भी लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए थे। दूसरा ऑप्शन है विश्वनाथ प्रताप। तो विश्वास मत में प्राप्त करने में असफल होने वाले भारत के एकमात्र प्रधानमंत्री हैं, वो है विश्वासनाथ प्रताप। डी ऑप्शन है अटल बिहारी वाजपेयी। एक शासनकाल में सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री के पद पर रहने वाले प्रधानमंत्री हैं अटल बिहारी वाजपेयी। मात्र 13 दिन के लिए ये प्रधानमंत्री बने थे। आगे देखेंगे 60 नंबर, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में सदस्य होते हैं। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में सदस्य कौन कौन होते हैं? संसद के दोनों सदनों के। बिल्कुल सही है। राज्य के नहीं होते हैं, दूसरा गलत है। तीसरा है सभी राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, तीसरा भी सही है। और दिल्ली पांडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, डी भी सही है। इसका सही आंसर होगा डी नंबर। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचित मंडल के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है, बल्कि इसका निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से अनुपातिक प्रणाली के आधार पर एकल संक्रमणीय मत के पद्धति के द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। और डी ऑप्शन है दिल्ली और पांडुचेरी विधानसभाओं का निर्वाचित सदस्य, ये जो है जोड़ा गया था 17वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा यह जोड़ा गया था। आगे देखेंगे 61 नंबर, 16 महाजनपद के युग में मथुरा इनमें से किसकी राजधानी थी? तो मथुरा सूरसेन की राजधानी थी। ऑप्शन नंबर डी सूरसेन की राजधानी। भारत में टोटल 16 महाजनपद थी, जो कि अभी 14 है। 14 वर्तमान समय में है, 2 पाकिस्तान में चला गया है, जैसे कि गंधार महाजनपद, गंधार और कंबोज, ये दोनों वर्तमान के पाकिस्तान में स्थित है। विश्व का प्राचीनतम गणराज्य, अगर बात करें बज्जी की, तो यह विश्व का प्राचीनतम गणराज्य बज्जी संघ थी और बज्जी की राजधानी कहाँ थी? वैशाली थी। वत्स की राजधानी, बी ऑप्शन है वत्स, इसकी राजधानी कौशाम्बी थी और सूरसेन की राजधानी मथुरा थी। आगे देखेंगे 62 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? मीन्स इसमें जो गलत है, तो इसमें गलत है ए नंबर है भारतीय सब्जी अनुसंधान केंद्र, तो यह वाराणसी में है। बिल्कुल सही है। दूसरा है केंद्रीय उपोष्ण उद्यान अनुसंधान केंद्र, तो यह श्रीनगर में नहीं, यह लखनऊ में स्थित है। सी है भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र, यह लखनऊ में है। बिल्कुल सही। और दलहन अनुसंधान, यह कानपुर में है। अगर चीनी तकनीकी पूछे भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान, तो यह भी कानपुर में ही स्थित है। और चावल अनुसंधान केंद्र कटक में स्थित है। 63 नंबर, महाराष्ट्र में विधवा पुनः विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किया, तो महाराष्ट्र में किसके द्वारा किया गया था? तो वह है विष्णु परशुराम पंडित के द्वारा किया गया था। आगे देखेंगे 64 नंबर, करंट अफेयर है ये भी। 20 जुलाई 2020 को किसे पहला मानवता के लिए गुलबेनी पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई? ये होगा बी नंबर, ग्रेटा थुनबर्ग। आगे देखेंगे 65 नंबर,
सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में है वाशिंग सोडा, तो वाशिंग सोडा होगा वो सोडियम कार्बोनेट है, इसका डी होगा सोडियम कार्बोनेट। बी है कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ए नंबर नीलाथ होता कॉपर सल्फेट और हाइपो वो होता है सोडियम थायोसल्फेट, ऑप्शन नंबर सी। इस तरह से इसका सही मिलान है। आगे देखेंगे 66 नंबर, कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन घोल अम्लीय होता है क्योंकि इस लवण का जल अपघटन होता है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा जल अपघटन। आगे देखेंगे 67 नंबर, खदानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी, तो सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी नवपाषाण काल में। मध्यपाषाण काल से पशुपालन के साक्ष्य हमें प्राप्त होने लगे थे। पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के निकट आदमगढ़ पूरा स्थल तथा राजस्थान के भीलवाड़ा जिले स्थित बागोर से मिलते हैं। पशुपालन के साक्ष्य, आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ था और पूरा पाषाण काल में ही मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार था। पहिए का आविष्कार अगर पूछे तो पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था और मनुष्य अस्थायी रूप से एक जगह पे रहना भी प्रारंभ किया था नवपाषाण काल में ही। 68 नंबर है, सूची 1 में जलप्रपात और सूची 2 में नदी। पहला है दूध सागर जलप्रपात है वो मांडवी नदी पर है। दूध सागर कहाँ है? मांडवी नदी पर, और यह कर्नाटक तथा गोवा के सीमा पर स्थित है। बी ऑप्शन डुडमा जलप्रपात है वो मच्छकुंड नदी पर है और यह ओडिशा में है। तीसरा गोकाक जलप्रपात, यह घाट प्रभा नदी पर है और यह कर्नाटक में है। डी ऑप्शन जोग जलप्रपात शरावती नदी पर कर्नाटक में है। आगे देखेंगे 69 नंबर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो यह मौलिक अधिकार हैं वो भाग 3 के अंतर्गत हैं और यह अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक है। हमारे मूल संविधान में 7 प्रकार के मूल अधिकार के चर्चा किया गया था जो कि निम्नलिखित है। 7 तरह का देखिए कौन कौन से दिया गया है। तो सबसे पहले है समानता का अधिकार जो कि अनुच्छेद 14 से 18 है। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार जो कि अनुच्छेद 19 से 22 है। तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24। चौथा धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार अनुच्छेद 25 से 28। और अगला शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार अनुच्छेद 29-30। और अगला है संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। वर्तमान में मूल अधिकार की संख्या वो 7 से घटकर अब 6 रह गई क्योंकि 44वां संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार के श्रेणी से हटा दिया गया और इसे 300 के कम में विधिक अधिकार बनाकर उसमें 300 के कम में शामिल कर दिया गया। इस तरह अब 6 हो गए। आगे देखेंगे 20 नंबर, 1 अगस्त 2020 को राज्यसभा के सदस्य वरिष्ठ राजनेता अमर सिंह का निधन हो गया। वह किस वर्ष से राज्यसभा के सदस्य चुने गए थे? तो यह चुने गए थे वर्ष 2016 में राज्यसभा के सदस्य चुने गए थे और यह थे जो समाजवादी पार्टी के पूर्व महासचिव भी रह चुके हैं। आगे देखेंगे 21 नंबर, राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान अवस्थित है। तो यह अवस्थित है पटना में और इसकी स्थापना हुई थी 2004 ईस्वी में। 22 नंबर, बीमारी पता करने के यंत्र MRI का मतलब होता है। तो MRI मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग मतलब चुंबकीय रिजोनेंस चित्रीकरण। इसका सही ऑप्शन है सी नंबर। आगे देखेंगे 23 नंबर, गेल की स्थापना कब हुई थी? तो गेल की स्थापना 1984 ईस्वी में की गई थी। ये डेट अगर पूछे तो 16 अगस्त 1984 को की गई थी और इसका गेल का फुल फॉर्म होता है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इससे संबंधित है और जैसे ONGC तो ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन और ONG की स्थापना हुई थी 1956 ईस्वी में। आगे देखेंगे 24 नंबर, किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य तीव्र सतत और अधिक समावेशी वृद्धि था? तो इसका सही आंसर होगा सी नंबर, 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था और इसकी अवधि कब थी? 2012 से लेकर के 17 तक। समावेशी विकास जो शब्द है समावेशी विकास का अर्थ होता है विकास का लाभ सबको मिले, विशेषकर कमजोर वर्गों को अधिक मिले। आगे देखेंगे 25 नंबर, 25 नंबर है
दस्त ए कबीर मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो यह मरुस्थल स्थित है ईरान में। सबसे बड़ा मरुस्थल पूछे तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है। सबसे गर्म मरुस्थल कालाहारी मरुस्थल है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। और नामीब, एक मरुस्थल याद रखिएगा, नामीब मरुस्थल है, वो नामीबिया देश में है। सोमाली मरुस्थल सोमालिया देश में है। ये सब देश से ही रिलेटेड है, इसलिए याद रखना आसान है। अटाकामा मरुस्थल उत्तरी चिली में स्थित है। आगे देखेंगे 26 नंबर, बोरॉन एक है, तो बोरॉन एक उपधातु है। ऑप्शन नंबर बी, यह एक उपधातु है। और उपधातु होता क्या है? तो वैसा तत्व जो धातु और अधातु दोनों के गुण को प्रदर्शित करता है उसे उपधातु कहा जाता है। और उपधातु की संख्या मुख्यतः 7 है, जैसे कि बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेरेनियम और पोलोनियम। बोरॉन जो है, बोरॉन का प्रयोग खाद्य पदार्थों के संरक्षण करने में भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर, ध्वनि की तीव्रता निर्भर नहीं करती है। तो ध्वनि की तीव्रता निर्भर नहीं करती है तरंग की आवृत्ति पर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ध्वनि की चाल और तरंग दैर्ध्य बदल जाती है, लेकिन उसकी आवृत्ति कभी भी नहीं बदलती है। ध्वनि की चाल ताप बढ़ने पर बढ़ जाता है, लेकिन दाब बढ़ने पर इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। क्या है? ताप बढ़ने पर चाल बढ़ जाती है, लेकिन दाब बढ़ने पर इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। आगे देखेंगे 28 नंबर, हाल ही में किस मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का शुरुआत किया है? तो इसका सही आंसर होगा ए नंबर, जल शक्ति मंत्रालय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का लिंगानुपात क्या है? तो इसके अनुसार बिहार का लिंगानुपात है 918। ऑप्शन नंबर डी 918। अगर भारत का लिंगानुपात पूछे तो वो है 943। 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात पूछे तो वो है केरल का 1084। और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पूछे तो वो भी है बिहार का ही, वो है 1106। और सबसे कम साक्षरता वाले राज्य पूछे तो वो भी है बिहार ही। साक्षरता दर यहाँ है 61.8%। आगे देखेंगे 80 नंबर, हिंदी साहित्य में किसे सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था सुमित्रा नंदन पंत को। इन्हें मिला था 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्हें दिया गया था। और इनकी पुस्तक जो है चितंबरा के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। डी ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर। तो रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए हिंदी का दूसरा ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। और ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो 1965 में जी शंकर कुरूप को उनके कृति मलयालम की कृति है कुजाई के लिए दिया गया था। आगे देखेंगे 81 नंबर, प्रोड्यूसर गैस एक मिश्रण है। तो प्रोड्यूसर गैस एक मिश्रण है कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन का। इसमें 20% नाइट्रोजन, 25% कार्बन मोनोऑक्साइड और 4% CO2 होता है। प्रोड्यूसर गैस लाल तप्त कोक पर वायु का प्रवाहित करके बनाई जाती है। कैसे बनाई जाती है? लाल तप्त कोक को वायु प्रवाहित किया जाता है इस पर और बनाया जाता है। वाटर गैस का प्रयोग हाइड्रोजन एवं अल्कोहल के निर्माण में अपचायक के रूप में किया जाता है। आगे देखेंगे 82 नंबर, कह रहा है अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की सहायता से संयुक्त अरब अमीरात और किस देश के बीच 13 अगस्त 2020 को ऐतिहासिक शांति समझौता किया गया? तो यह किया गया था इजराइल के साथ रिश्तों को समान करने के लिए यह शांति समझौता किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 83 नंबर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान है? तो यह अनुच्छेद 315 में राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 308 से 323 के खत तक संघ राज्य लोक सेवा के संबंध में उपबंध किया गया है।
संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, लेकिन अगर राज्य लोक सेवा आयोग पूछे, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य और अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 312 के अंतर्गत ही राज्यसभा अखिल भारतीय सेवा का सृजन के संबंध में प्रस्ताव पारित कर सकता है, अनुच्छेद 312 के अंतर्गत। आगे देखेंगे 84 नंबर, किस युक्ति में अस्थायी चुंबक का उपयोग होता है? तो अस्थायी चुंबक का उपयोग डायनेमो में होता है। अस्थायी चुंबक का उपयोग विद्युत घंटी बनाने में, ट्रांसफार्मर कोड आदि में किया जाता है। और अस्थायी जो चुंबक होता है, ये चुंबक बनाने में हमेशा नर्म लोहे का उपयोग किया जाता है। और इस्पात से अस्थायी चुंबक बनाया जाता है। इस्पात से क्या बनाया जाता है? अस्थायी चुंबक। और लाउड स्पीकर, गैल्वेनोमीटर, ये सब में अस्थायी चुंबक का उपयोग किया जाता है। गैल्वेनोमीटर और लाउड स्पीकर में अस्थायी चुंबक का उपयोग किया जाता है। आगे देखेंगे 85 नंबर, केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली में बम किसने फेंका था? इसका सही आंसर होगा सी नंबर, बटुकेश्वर दत्त ने बम फेंका था। बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने 8 अप्रैल 1929 ईस्वी में केंद्रीय विधायिका मंडल पर बम फेंका था। और बम फेंकने का कारण था सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक और व्यापार विवाद विधेयक के भारतीयों को विरोध के बावजूद सरकार उसे पास नहीं कर रही थी, इसलिए इन्होंने बम फेंका था। ए ऑप्शन है चंद्रशेखर आज़ाद। तो चंद्रशेखर आज़ाद अल्फ्रेड पार्क में मुठभेड़ करते हुए मारे गए थे। बी ऑप्शन है राजेंद्र लाहिड़ी, यह काकोड़ी षड्यंत्र में फांसी दिया गया था, इनको काकोड़ी षड्यंत्र में फांसी दे दिया गया था। डी ऑप्शन है सूर्य सेन। सूर्य सेन इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना किया था, इन्होंने ही इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना किया था। आगे देखेंगे 86 नंबर, उपग्रह डेटा पर आधारित एक अध्ययन के मुताबिक किस राज्य में वनों की कटाई की उच्च दर के कारण हॉर्नबिल पक्षी के निवास स्थान खतरे में पड़ रहे हैं? तो यह है अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 87 नंबर, पाहुल प्रणाली शुरू किया था। तो पाहुल प्रणाली था वो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा शुरू किया गया था। और इस प्रणाली में दीक्षित होने वाले व्यक्ति को खालसा कहा गया है। और खालसा की बात करें तो खालसा पंथ की स्थापना किया गया था 1699 ईस्वी में, इसकी स्थापना किया गया था। और इसमें दीक्षित होने वाले को पंच कगार जैसे कि केस, कंघा, कृपाल, कच्छ और काढ़ा ग्रहण करना आवश्यक है। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक थे। कौन है सिख धर्म के संस्थापक? गुरु नानक। और सिख धर्म के 2 गुरु हैं जैसे कि अर्जुन देव और तेग बहादुर को 1606 ईस्वी में जहांगीर द्वारा तथा 1675 ईस्वी में औरंगजेब द्वारा मृत्युदंड दे दिया गया था। और अर्जुन देव ने ही अमृतसर शहर की प्रसिद्ध जो स्वर्ण मंदिर है उसका निर्माण अर्जुन देव के द्वारा करवाया गया था। आगे देखेंगे 88 नंबर, लाइपेज परिवर्तित करता है। लाइपेज है जो परिवर्तित करता है इमल्सी वसाओं को ग्लिसरीन में। और लाइपेज जो होता है अग्नाशय ग्रंथि से निकलने वाला रस होता है। और एक होता है स्टार्च होता है हमारे बॉडी में। स्टार्च भोज पदार्थ को शर्करा में बदल देती है। लार से टाइलिन एंजाइम निकलता है, हमारे शरीर में जो लार होता है उसे टाइलिन एंजाइम निकलता है। आगे देखेंगे 89 नंबर, मांस के लिए बकरी का कौन सा नस्ल प्रसिद्ध है? तो मांस के लिए बकरी का ब्लैक बंगाल, डी ऑप्शन है ब्लैक बंगाल नस्ल प्रसिद्ध है। और यह मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल, झारखंड, असम, उड़ीसा में पाया जाता है। इस नस्ल की बकरी का प्रजनन क्षमता भी अधिक होता है। जो ब्लैक बंगाल होता है इसका प्रजनन क्षमता अधिक होता है तथा इसका मांस ज़्यादा स्वादिष्ट होता है, इसलिए यह प्रसिद्ध है। जमुनापारी जो बकरी का नस्ल होता है वो अधिक दूध उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। आगे देखेंगे 90 नंबर, कौन सा स्थान कोयला के लिए प्रसिद्ध है? तो कोयला के लिए वेस्टफेलिया, ऑप्शन नंबर ए है वेस्टफेलिया कोयला के लिए प्रसिद्ध है। जर्मनी के उत्तरी राइन में वेस्टफेलिया शहर का क्षेत्र स्थित है। यह है कहाँ? जर्मनी में। यूरोप का सबसे प्रसिद्ध कोयला खान है, मतलब जो वेस्टफेलिया कोयला खान है यह यूरोप का सबसे ही प्रसिद्ध कोयला की खान है। जर्मनी का रूर क्षेत्र भी कोयला इस्पात के लिए विख्यात है, जर्मनी का रूर क्षेत्र। आगे देखेंगे 91 नंबर, जो कि मैं इसमें बोल रहा है 72 किलोमीटर प्रति आवर और 108 किलोमीटर प्रति आवर की गति से विपरीत दिशाओं में आ रही समान लंबाई की 2 रेलगाड़ियां एक दूसरे को 10 सेकंड में पार कर जाती है। तो 350 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पहली रेलगाड़ी कितने समय में पार करेगी? तो इसकी
निकालना है, रेलगाड़ी की कुल लंबाई निकालेंगे तो चाल गुने समय, तो दोनों का चाल हो जाएगा 108 प्लस 172 तो 180, और इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे और इंटू इसका समय है 10। इसको सोल्व करके आ जाएगा 500 मीटर, यानी कि 500 मीटर दोनों रेलगाड़ी की लंबाई हो गई। तो प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 250 मीटर हो जाएगा। अब बोल रहा है 350 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में पहली रेलगाड़ी, तो दोनों की लंबाई 250 हो जाएगा। तो पहली की 250 प्लस इसकी प्लेटफॉर्म की लंबाई ऐड करेंगे 350, टोटल हो जाएगा 600। तो पहली रेलगाड़ी की स्पीड कितनी है 72 और इसकी लंबाई 600, तो कुल दूरी बटा 72। अब 72 को चेंज करेंगे मीटर प्रति सेकंड में 5/18, इसे सोल्व करेंगे तो 30 सेकंड इसका सही आंसर आएगा। आगे देखेंगे 92 नंबर, बागु लुम्बा नृत्य कहाँ किया जाता है? तो बागु लुम्बा जो नृत्य है वो असम में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर से संबंधित कुछ लोक नृत्य है जैसे राउफ, दमाली, हिकात। बी ऑप्शन हिमाचल प्रदेश में होता है छपेली, नट्टी डांगी हिमाचल प्रदेश में होता है। डी ऑप्शन है उत्तराखंड में होता है कुमायूं, कजरी, चपादी उत्तराखंड का है। और असम का हम लोग को पता ही है बिहुआ, नट पूजा, ये सब असम का है। 93 नंबर, किसने इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक शीर्षक पुस्तक लिखी है? तो यह पुस्तक लिखा गया है जयप्रकाश नारायण के द्वारा, राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। इंडिया डिवाइडेड, समाजवाद क्यों, एक पुस्तक है समाजवाद क्यों, यह लिखा गया है जयप्रकाश नारायण के द्वारा। इंडिया स्ट्रगल पूछे तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इंडिया स्ट्रगल पुस्तक लिखा गया है। आगे देखेंगे 94 नंबर, ये लाभ हानि का आसान सा क्वेश्चन है, आप लोग सोल्व कर लेना। इसका आंसर मैं बता देती हूँ, इसका आंसर होगा सी नंबर 140%। आगे देखेंगे 95 नंबर, उकाई परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर, ऑप्शन नंबर ए ताप्ती नदी पर स्थित है। और भी कुछ परियोजना है जो एग्जाम में पूछे जाता है, जैसे कि भाखड़ा नागल परियोजना सतलज नदी पे, मयूराक्षी परियोजना मयूराक्षी नदी पे, नागार्जुन परियोजना कृष्णा नदी पे, दुलहस्ती परियोजना चेनाब नदी पे, शलाल परियोजना भी चेनाब नदी पे, इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पे, और सरदार सरोवर बांध परियोजना नर्मदा नदी पर। ये सब याद रखना जरूरी है। आगे देखेंगे 96 नंबर, राग मियाँ के मल्हार के रचयिता किसे माना जाता है? तो मियाँ के मल्हार के रचयिता तानसेन को माना जाता है। तानसेन की प्रमुख कृतियाँ हैं जैसे कि मियाँ की टोकरी, मियाँ का मल्हार, मियाँ का सारंग, दरबारी, कान्हाड़ा, ये सब तानसेन की प्रमुख कृतियाँ हैं। और तानसेन को एक उपाधि दिया गया था अकबर के द्वारा, जिसे हम जानते हैं कंठा भरण बानी विलास की उपाधि अकबर के द्वारा तानसेन को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 97 नंबर, मैथ का है। इसमें वैल्यू रखना है tan 30 का मान, जैसे कि tan 30 का मान होता है 1/√3, तो इसका स्क्वायर कर देंगे। 90 का मान होता है 1, इसी तरह से सबको वैल्यू रख करके इसे सॉल्व कर लेना है। इसका आंसर आएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनाडा का राष्ट्रीय चिन्ह है? तो कनाडा का राष्ट्रीय चिन्ह मैपल लीफ है। ए ऑप्शन सफ़ेद लिली है। ए इटली का राष्ट्रीय चिन्ह है। सी ऑप्शन बैटल ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय चिन्ह है। और वाटर लिली है वो बांग्लादेश की राष्ट्रीय चिन्ह है। अगर फ्रांस की राष्ट्रीय चिन्ह पूछे तो फ्रांस की राष्ट्रीय चिन्ह सिर्फ लिली है। वाटर लिली बांग्लादेश का है और सिर्फ लिली फ्रांस का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 99 नंबर, अक्रिय गैसों की खोज करने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो अक्रिय गैसों का खोज किया गया था रामजे के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी रामजे के द्वारा। और इससे संबंधित कुछ प्रश्न है, जैसे कि हाइड्रोजन का खोज पूछता है एग्जाम में, हाइड्रोजन का खोज कैवेंडिश द्वारा, हीलियम का लोकेयर के द्वारा, ऑक्सीजन पूछे तो सीले के द्वारा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है, ऑक्सीजन का खोज सीले ने किया था। सोडियम और पोटेशियम पूछे तो डेवी के द्वारा, और थोरियम का खोज बर्जिलियस के द्वारा किया गया था। लास्ट क्वेश्चन आज का 100 नंबर, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किया गया था?
तो यह प्रस्तावित किया गया था A.G. टॉन्सले, ऑप्शन नंबर ए A.G. टॉन्सले के द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किया गया था। पारिस्थितिकी तंत्र प्रकृति की आधारभूत इकाई होता है और पारिस्थितिकी जो शब्द है इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था अर्नेस्ट हैकेल के द्वारा। और पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है इसके घटक दो होते हैं, एक अजैविक घटक और एक जैविक घटक। इस तरह से आज का 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक ज़रूर करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप अभी चैनल पर नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।